आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। भारत के संविधान में 3 आपराधिक कानूनों के नाम बदले गए हैं और साथ ही साथ नई धाराओं के नाम भी जो है वो बदले गए हैं। इस पर जुडिशरी क्या कहती है, हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुमित गहलोत जी हैं। गहलोत साहब, अगर आपसे बात करें, जिस तरीके से नए कानूनों में के नाम जो आपराधिक कानून थे उनके 3 नामों में बदलाव किए गए हैं, पहले तो क्या क्या नाम है और जो धाराएं बदली गई हैं उनमें अब किस तरीके का अंतर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, 3 कानून थे हमारे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। इसमें आपका आईपीसी को बदला गया है भारतीय न्याय संहिता से, सीआरपीसी को बदला गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। ये तीनों कानून को 1 जुलाई 2024 से बदल दिया। अब नए एक्ट के हिसाब से तीनों कानूनों को बदलकर नए लॉ जो हैं, जो मैंने बताया, वो तीनों के हिसाब से आपका क्रिमिनल केसेस चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से तीनों के अलग अलग बदलाव किए गए हैं, धाराएं जो हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। पहले जो चीटिंग करता था 420 लगती थी, मर्डर करता था 307 लगती थी। तो ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें बदलाव किया गया है और सजा का क्या प्रावधान जो है वो रखा गया है कि सजा कम कर दी गई है या बढ़ा दी गई है? देखिए, नए एक्ट में पुलिस को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं और अनफेटर्ड पावर दी गई है, जिसकी वजह से सिविल लिबर्टी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट सफ़र होंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं ललिता कुमारी। वो जजमेंट ये कहता है कि जहाँ पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई भी इन्फॉर्मेशन एक पुलिस ऑफिसर के पास आती है तो उसको इमीडिएट एफआईआर करनी पड़ेगी। लेकिन इस नए कानून में ये एसएचओ को पावर दी गई है कि जहाँ पर भी 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किसी ऑफेंस में है तो एसएचओ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे और उसको लगे अगर एफआईआर नहीं होनी चाहिए तो एफआईआर नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके केसेस में एसएचओ और पुलिस लेवल पे एफआईआर नहीं होंगी जो इस चीज़ की वजह से सफ़र करेंगे। दूसरा उदाहरण के तौर पे पहले पुलिस कस्टडी 15 दिन के लिए दी जाती थी। अगर किसी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है, पुलिस हमेशा 15 दिन की कस्टडी मांगती थी मैक्सिमम, और 15 दिन में उन्हें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस कस्टडी बाद में जुडिशियल कस्टडी में कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन नए एक्ट में 90 दिन तक पुलिस कस्टडी मांग सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 दिन तक अगर कोई इनोसेंट आदमी किसी क्रिमिनल केस में गलती से फंस गया तो 90 दिन तक उसको बेल पुलिस होने नहीं देगी और उसको अंदर रखेगी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है ये कहकर। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हरनेश कुमार का, जो ये कहता है कि जी जब भी कोई 7 साल तक का ऑफेंस है तो आप उसमें इमीडिएट अरेस्ट नहीं करोगे, आपको एक सेक्शन 41 का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन नए एक्ट में ये प्रावधान हटा दिए गए हैं। उसके हिसाब से पुलिस इमीडिएट अरेस्ट कर सकती है, जो पुलिस को पावर देती है किसी भी टाइम किसी को अरेस्ट करने की। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं ये कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के भी खिलाफ है। अगर मैं अलग से एक और चीज़ का उदाहरण दूं, पुराने एक्ट में अदरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये कहते हैं आप किसी भी अभियुक्त को हैंडकफ करके नहीं ले जाओगे जब तक वो हीनियस ऑफेंडर हो या रिपीट ऑफेंडर्स हो। नए एक्ट में पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो एक्यूज्ड को, अभियुक्त को अरेस्ट करके हैंडकफ करके ले जा सकता है, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं संविधान के, उनके खिलाफ है। इसके अलावा अगर एक और चीज़ का मैं उदाहरण दूँ, पहले सेडिशन लॉ जो है, सेडिशन लॉ में पुराने एक्ट के अंदर 3 साल तक की सज़ा थी, लेकिन सेडिशन लॉ को ही दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया इस नए एक्ट में, जिसमें 7 साल तक की सज़ा दी गई है। सेडिशन एक्ट को, देशद्रोह के मामले जो है उसके अंदर भी सजा के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं उदाहरण एक और दूं कि टेररिज्म एक्ट, टेररिज्म पहले से हमारे स्पेसिफिक लॉ यूएपीए इस चीज़ से डील कर रहा है, जो यूएपीए में केसेस ऑलरेडी लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। इस नए क्रिमिनल लॉ में टेररिज्म की कानूनों को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। मेरे हिसाब से जब पहले से एक स्पेसिफिक लॉ पहले से टेररिज्म के खिलाफ है
तो उसी के रिलेटेड नए एक्ट में दोबारा प्रावधान देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे लोगों में, जजेस में, लॉयर्स में, कोर्ट्स के अंदर जो भी केसेस चल रहे हैं अदरवाइज उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। अगर मैं अदरवाइज देखूं कि सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर जहां एफआईआर इमीडिएट होनी चाहिए थी वहां एफआईआर एसएचओ पर छोड़ दी गई है। जहां आपका पुलिस कस्टडी 15 दिन थी वहां पुलिस कस्टडी को 90 दिन तक दे दिया गया, वहां भी पुलिस को पावर दी गई है। जहां इमीडिएट अरेस्ट नहीं होना चाहिए था वहां इमीडिएट अरेस्ट पुलिस कर सकती है। सो ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं जो पुलिस की पावर्स को इस एक्ट ने बहुत हद तक बढ़ा दिया है, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और 1973 में सीआरपीसी को एक्सटेंसिवली अमेंड किया गया था। ऐसा नहीं है कि हमारे कानून लोगों के दिमाग में अदरवाइज ये है कि ये 100 साल पुराने कानून हैं, कॉलोनियल लॉज के हैं, ऐसा सच नहीं है। 1973 में सीआरपीसी को प्रॉपर कमिटीज़ बिठाई गई थी, उसके बाद सजेशंस दिए गए थे। 7 साल की रिसर्च के बाद 1973 में सीआरपीसी को अमेंड किया गया था। उसमें से सारे प्रोविजंस जो ब्रिटिश एरा के थे वो हटा दिए गए थे। लेकिन अब फिलहाल कुछ लॉज ऐसे हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो हमारे को कॉलोनियल लॉज के भी बियॉन्ड चीज़ों में लेके जा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर मैं दूसरी बात एक और करूं, पहले से ही ये कन्फ्यूजन क्रिएट है कि जो भी क्राइम हमारा 30 जून 2024 से रात के 12 बजे से पहले हुआ है वो हमारे पुराने केसेस पुराने एक्ट के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जो 30 जून 2024 को रात्रि के बाद से, मतलब 1 जुलाई से, वो सारे नए एक्ट के हिसाब से चलेंगे। अब कन्फ्यूजन एक और ये है कि जजेस पे, लॉयर्स पे, कोर्ट्स पे एक और बर्डन पड़ेगा। जो पुराने केसेस पहले से चल रहे हैं उनको आपको पुराने एक्ट के हिसाब से चलाना पड़ेगा। नए जो 1 जुलाई के बाद से हैं उनको आपको नए कानून के हिसाब से चलाना पड़ेगा। अलग से ये एक्ट, नए कानून ये कहते हैं कि सब डिजिटलाइज हो जाएगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी सिटीज़ में, सारे कोर्ट्स में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है कि आप डिजिटलाइजेशन कर सको हर चीज़ का। सो सिस्टम अभी इस चीज़ के लिए 100% रेडी नहीं है। इसमें बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। इससे जो आम आदमी है और जो केसेस कोर्ट्स में ऑलरेडी पहले से पेंडिंग है, जो ओवरबर्डन है, नंबर ऑफ जजेस कम है, कोर्ट्स कम है, उस हिसाब से केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो एक और डिले इन जस्टिस डिलीवरी होगा। इस एक्ट से हमें स्विफ्ट जस्टिस की बजाय डिले इन जस्टिस मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। इससे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, आप लोगों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस वकील को 30 से 40 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, क्या अब उनको धाराएं जोड़ने में, समझने में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ लॉयर की तरह, लॉयर कितना पुराना हो, नया हो, सबको इस एक्ट को एक बार बैठ के पूरे को, तीनों कानूनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तभी आप इसकी डीप में जाके एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो और इसके हिसाब से आप अपने केसेस या जो भी आप कर रहे हो उसको कर सकते हो। बिल्कुल पड़ेगा। तो बिल्कुल, ये थे वरिष्ठ वकील सुमित गहलोत, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं